हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चर्चकल भैया। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका पार्ट 3। पार्ट 1 में हम देखा था इंट्रोडक्शन। पार्ट 2 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या स्टेप्स लिए थे एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग को क्रिएट करने के लिए। पार्ट 3 में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे ताकि हम ओवरव्यू इससे हम समझ लेंगे कि क्या चीज़ें थी, एक लिंक जोड़ सके उसके बीच में। और इसमें हम देखेंगे नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 को। सो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, समझ में भी आएगा। कोई आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसको नोट कर लो, अपने नोट्स में लिख लो। सही तरीका यही है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो भी लगे उसको शॉर्ट नोट्स में लिखने का। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम फ्रांस की हिस्ट्री का मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। हुआ क्या था कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। 1789 में कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि वहाँ के पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था। वहाँ का राजा ही ऐसा था, उसकी पॉलिसीज़ ने बहुत सारे कर्ज ले रखे थे और बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा हार्डशिप सारी लोग फेस कर रहे थे। सोशल स्टेटस में भी उनका भी एक एस्टेट थी जो कि मतलब ज़्यादा नंबर में थी, पर टैक्स भी वहीं पे करती थी। तो अब ये आपने 9th में पढ़ रखा है। हुआ क्या था, इन सभी रीजंस की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। बास्टिल के किले पर अटैक कर दिया गया 1789 में। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि डेमोक्रेसी एकदम आ गई और लगातार वहीं रही, नहीं ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट लगातार चेंज हुई वहाँ पर, गवर्नमेंट की जो सिस्टम था वो लगातार वहाँ पर चेंज होता गया। और 1799 में क्या हुआ, नेपोलियन पावर में आ गए। नेपोलियन फर्स्ट कॉन्सुल बने, दूत बने, और फिर उन्होंने धीरे 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 पावर गेन करना स्टार्ट कर दिया और मतलब फिर अपना पूरा अम्पायर स्टैब्लिश कर दिया। उन्होंने 1804 में अपना एक कोड लाया, नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804। नेपोलियन कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 के थ्रू क्या करना चाहते थे, उनका उद्देश्य ये था कि यूरोप को आधुनिक बनाया जाए, मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये स्टेप्स लाए थे। उन्होंने अपने अपने द्वारा स्टेप्स लाए, जो उनको सही लगा उन्होंने वो स्टेप्स लाए। बट हुआ क्या, वो जो स्टेप्स थे उसमें कुछ पॉजिटिव्स भी थे, कुछ नेगेटिव्स भी थे। उन दोनों को हम देखेंगे अभी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नेपोलियन का सिविल कोड ऑफ 1804 के स्टेप्स मैं एक एक करके समझाता हूँ, उसके पॉजिटिव्स। सबसे पहले उसके पॉजिटिव्स को देखते हैं। पॉजिटिव्स क्या थे। सबसे पहला पॉजिटिव आता है कि उसने राइट टू प्रॉपर्टी दिया सिटीजन्स को। मतलब क्या है, पहले सिटीजन्स को, नागरिकों को अधिकार नहीं था कि वो अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी रखे। आज तो होता है बट पहले के ज़माने में ये नहीं होता था। तो सबसे पहली बार फ्रांस में कब मिला, जब नेपोलियन पावर में आए। 1804 के सिविल कोड के थ्रू उनको अधिकार मिला राइट टू प्रॉपर्टी का। दूसरा आ जाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि कानून के समक्ष समानता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये टर्म है कि जो कानून की नज़रों में सब समान होंगे, सब इक्वल होंगे। कानून सबको इक्वली ट्रीट करेगा, किसी को फेवर नहीं करेगा और कानून सब पर इक्वली लागू भी होगा। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ ये उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। तीसरा स्टेप ये था कि उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन सिस्टम में। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का सीधा सा मतलब है व्यापार। व्यापार जब होता है तो कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो व्यापार को एक्सपेंड करने के लिए कनेक्टिविटी को एक्सपेंड करना ज़रूरी है। कनेक्टिविटी अच्छी करने के लिए उन्होंने इंप्रूवमेंट किया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में, मतलब रोडवेज, रेलवेज। कम्युनिकेशन में आप देखते हैं कि जो संचार के माध्यम होते हैं अलग अलग, वहीं अगले स्टेप पे उन्होंने क्या किया कि सर्फडम्स और जो ये सब चीज़ें, सर्फडम जैसे सिस्टम होते हैं, गिल्ड सिस्टम्स, उनको हटा दिया, सर्फडम्स को अबलिश कर दिया। मतलब क्या है कि जो पीजेंट्स थे, वहाँ के आर्टिसंस थे, उनको नई फ्रीडम मिली, उन्होंने फ्रीडम अपनी इंजॉय की। ये कुछ स्टेप्स थे। और क्या हुआ कि और जो प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ, उनको भी अबलिश कर दिया गया। बेस्ड ऑन बर्थ प्रिविलेजेस क्या थे, मतलब विशेष अधिकार थे हिंदी में। प्रिविलेजेस को हम विशेषाधिकार कहते हैं हिंदी में। इनका सीधा सा मतलब होता है कि कुछ स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं। एक तो होते राइट, हमारे पास भी राइट है, आपके पास भी राइट है, सबके पास कुछ राइट होते हैं। मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कि हम स्वतंत्रता, हमारा एक अधिकार है। बट नेपोलियन ने जो है उन प्रिविलेजेस जो थे, जो ज़्यादा राइट मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा राइट्स, मतलब जो समाज में बड़ी बड़ी वर्ग, ऊंचे वर्ग जो होते हैं उनके पास कुछ ज़्यादा ही स्पेशल राइट आ जाते हैं, वो मतलब फिर वो अपनी धौंस में रहते हैं। तो ये जो उन्होंने अधिकार थे, जो विशेषाधिकार थे, प्रिविलेजेस थे, इनको उन्होंने क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। ठीक है, ये थे यहाँ के पॉजिटिव्स, मतलब पॉजिटिव्स जो नेपोलियन कोड के थ्रू अपनाए गए थे। अब हम देखते हैं नेगेटिव्स को। नेगेटिव्स को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्या था कि पहले पहले तो जब नेपोलियन आए तो उनका बहुत वेलकम किया गया कि भाई आओ आओ, बहुत अच्छी है, आप तो मतलब सब सुधार करके ही जाओगे, फिर ऐसा ही होगा। बट धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में आक्रोश पैदा हुआ नेपोलियन के पॉलिसीज़ के प्रति। क्यों? क्योंकि नेपोलियन की पॉलिसीज़ में कुछ नेगेटिव्स भी आए उनकी वजह से। ये नेगेटिव्स क्या थे, जैसे कि आर्मीज़ में उनको जाना, भर्ती कराना एकदम
कंपल्सरी हो गया कि भाई आर्मी में तो जाना ही पड़ेगा। दूसरा ये कि सेंसरशिप स्टैब्लिश कर दी। सेंसरशिप का मतलब होता है कि जब आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। मतलब आप जो चाहे वो अपना आप फ्रीडम, आपके पास खुद कुछ भी एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं है। आप नेपोलियन के खिलाफ कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब क्या ये ऐसा एक प्रतिबंध होता है जो लगता है किस पर, न्यूज़पेपर होते हैं, वहाँ की मीडिया लोग होती है, मीडिया पर लगने वाला प्रतिबंध है कि भाई आप ये नहीं छाप सकते, आप ये पब्लिश नहीं कर सकते, आप ये बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये कौन जो सेंसरशिप का सिस्टम है, ये आज जो फिल्में होती हैं उन पर भी लगा हुआ था। आप देखते हो कि कोई भी फिल्म अगर उसमें कुछ भी छेड़छाड़ होती है, लोगों को पसंद नहीं आएगी या फिर लोग भड़क सकते हैं, इसमें दंगे हो सकते हैं, तो फिर वो सेंसरशिप लग जाती है उस पर। जैसे कि अब पद्मावती का पद्मावत हो गया, तो इस तरह से तो सेंसरशिप्स ये होती हैं। अगला होता है टैक्सेशन बढ़ गया। टैक्सेशन बढ़ गया मतलब क्या है, बढ़ा दिया उन्होंने, टैक्सेशन उन्होंने बढ़ा दिया। टैक्सेशन बढ़ाया मतलब उन्होंने टैक्स लगातार लगाया। तो देखो टैक्स से तो भाई सिटीजन्स परेशान ही होंगे, खुश तो होने से रहे। तो ये कुछ नेगेटिव्स थे और पॉजिटिव्स भी आपने देख लिए। पॉजिटिव्स में जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वो सब चीज़ें, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, वो आप पॉइंट यूज़ कर सकते हो जब क्वेश्चन आए पॉजिटिव्स पर। जब आप क्वेश्चन ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पर नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा नेपोलियन कोड के फीचर्स या फिर प्रोविजंस, तो आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों डिफरेंशिएट करके बताने पड़ेंगे। नेगेटिव्स ये कम है पर कम ही थे तो क्या करें, बुक में इतने ही दिए मैं, तो आप ये समझिए छोटे छोटे पॉइंट आप आसानी से उनको याद कर सकते हो और उनको याद कीजिए भी, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स के लिए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि नेपोलियन जो सिविल कोड था उसके प्रति लोगों में आक्रोश पैदा होता है, और फिर क्या होता है कि जो 1815 में 4 देश यानी प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशिया, ये 4 देश मिलकर नेपोलियन को हरा देते हैं एक युद्ध में। युद्ध कौन सा होता है, युद्ध का नाम होता है बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार जाता है, फिर उसको एक जेल में भेज दिया था, आइलैंड में भेज दिया जाता है, और वहाँ पर 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1815 में ये युद्ध होता है, इसमें नेपोलियन की हो जाती है हार। उसके बाद एक बेसिक फंडा है कि कोई भी देश जो युद्ध में हारता है उसको और ज़्यादा बाद में इकोनॉमिकली वीक करने के लिए उस पर एक ट्रीटीज थोपी जाती है। जैसे कि जर्मनी जो है वो हारा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसके बाद उन जो देश जीते थे, अमेरिका, रशिया और ये सब, इन्होंने मिलकर ट्रीटीज थोपी किस पर, जर्मनी पर। ठीक है, तो वैसे ही फ्रांस पर भी ट्रीटीज थोपी गई नेपोलियन की हार के बाद, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद 1815 में ही। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमको कमेंट करके बताइए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मैंने जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके आपको ये बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। अपना रिस्पांस हमको ज़रूर दीजिए। और हमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो भी बनाई है, नीचे उसको लिंक मिल जाएगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। उसमें हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग टॉपिक है। मतलब अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए, उसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दी गई है, आप वो इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी हैंड राइटिंग ज़रूर सुधरेगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, गुड बाय।